अगर इससे क्वेश्चन आना है लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर से तो वो इसी टॉपिक से आने के चांसेस हैं। या तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बनते हैं अच्छे, या आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल से। और उसी फ्लो को रोकने के लिए जो प्रेशर चाहिए दैट इज अवर ऑस्मोटिक प्रेशर विच इज पाई इज इक्वल टू CRT। n पार्टिकल्स ऑफ NiL, टोटल हमारे पास 2n पार्टिकल्स होंगे। तो इन दोनों में बच्चों ध्यान रखना कि ये दोनों प्रॉपर्टीज अपोजिट चलती हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का घटना दिखाता है जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का उल्टा चले। तो ये हमारी कंडीशन को मैच कर रहा है कि I इज ग्रेटर देन 1 इफ X इज अंडरगोइंग डिसोसिएशन। हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल हैं? तो आज आपके लिए लेके आए हैं लिक्विड सॉल्यूशन नाम के चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। कि अगर इससे क्वेश्चन आना है लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर से तो वो इसी टॉपिक से आने के चांसेस होते। दो ही टॉपिक हैं, या तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बनते हैं अच्छे, या आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल से। तो आज हम उसी में से एक सेक्शन को लेके आए जिसका नाम है वेंट हॉफ फैक्टर, कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में एबनॉर्मलिटीज कैसे आती है। जहां तक आपको पता होगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे। डिपेंड करती है किस पे? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। ऐसी प्रॉपर्टीज जो सिर्फ नंबर पे डिपेंड करती हैं उनको हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और नंबर ऑफ पार्टिकल पर अगर डिपेंड कर रही है, इनका चार्ज, नेचर, साइज किसी से कोई लेना देना नहीं है। यहां पे हम चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ा होगा। पहली प्रॉपर्टी होती है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर which is directly equal to mole fraction of solute. Elevation in boiling point बढ़ जाता है जब हम एक नॉन वोलेटाइल solute मिलाते हैं, which is Kb times molality. डेल्टा TB रिप्रेजेंट्स कि बॉइलिंग पॉइंट में कितना एलिवेशन हुआ, कितना इंक्रीज हुआ। द थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट which is Kf multiplied by molality. एंड द फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ऑस्मोटिक प्रेशर, कि जब एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के आसपास दो डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन रखे जाते हैं तो सॉल्वेंट का फ्लो होता है, और उसी फ्लो को रोकने के लिए जो प्रेशर चाहिए दैट इज अवर ऑस्मोटिक प्रेशर विच इज पाई इज इक्वल टू CRT। तो ये चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग बच्चों पढ़ते हैं, और ये चारों की चारों प्रॉपर्टीज डायरेक्टली डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे। तो अगर यहां पे मैं बात करूं कि सपोज मैं तुम्हें बताऊं कि मैंने एक नॉन वोलाटाइल सोल्यूट के n नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसॉल्व कर दिए, तो बाय डिफॉल्ट ऑब्वियसली तुम लोग को यही लगेगा कि अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल डिसॉल्व किए हैं तो प्रॉपर्टी शुड बी अकॉर्डिंग टू n। यहां पे हम इंफॉर्मेशन भी n के अकॉर्डिंग ही रखेंगे, मोल में बदल के। तो वी कैन से दैट जो भी हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करेंगे या जो हमारी एक्सपेक्टेशन होगी दैट विल बी अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, राइट? जितने पार्टिकल उतनी एक्सपेक्टेशन, उतनी उम्मीद। लेकिन अब अगर मैं तुम्हारे सामने सीक्रेट रिवील कर दूं कि ये जो सल्यूट था ये एक्चुअल में NaCl था, जो पहले मैंने तुम्हें दिखाया नहीं, बताया नहीं, लेकिन अब बता दूं कि जो सल्यूट मैंने डिसॉल्व किया वो कॉमन सॉल्ट डिसॉल्व किया NaCl, तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सर NaCl तो टूटेगा, NaCl तो जुड़ा रह ही नहीं सकता, NaCl Na और Cl आयन में टूट जाएगा। तो n नंबर ऑफ NaCl आयन, n नंबर ऑफ Na एंड n नंबर ऑफ Cl आयन प्रोड्यूस करेंगे। यानी अब क्या हुआ कि सॉल्यूशन के अंदर एक्चुअल में n पार्टिकल्स की जगह हमारे पास n पार्टिकल्स ऑफ कैटायन, n पार्टिकल्स ऑफ एनायन, टोटल हमारे पास 2n पार्टिकल्स हो गए। और जैसा कि याद है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को इससे कोई मतलब नहीं कि पार्टिकल छोटा है, बड़ा है, पार्टिकल चार्ज है, न्यूट्रल है, पार्टिकल का कलर क्या, उसे सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल से मतलब है। तो इस केस में जब सॉल्यूशन से ऑब्जर्व किया जाएगा, ऑब्जर्व यानी जब हम एक्सपेरिमेंट करके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालेंगे, सो दैट विल डिपेंड्स ऑन ट्वाइस नंबर ऑफ पार्टिकल, नॉट ऑन n नंबर ऑफ पार्टिकल। अब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो 2n के अकॉर्डिंग आएंगी, ना कि n के अकॉर्डिंग। तो कह सकते हैं ना कि जो भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन से, जितना भी हम लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या ऑस्मोटिक प्रेशर, जितना भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सॉल्यूशन हमें ये अमाउंट देगा, ये क्वांटिटी देगा, सॉल्यूशन में उससे डबल मिलने वाली है। अगर हम रेशियो ले लें, सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जर्व्ड
डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये रेशियो आ जाएगा 2। तो कह सकते हैं ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज विल बी डबल ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें ऑब्जर्व्ड होंगी दैट विल बी डबल ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना हम इमेजिन कर रहे थे उससे हमें इंक्रीज होके मिलेगा, बढ़ के मिलेगा। और अगर कोई और सल्यूट होगा, सपोज MgCl2, वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अलग देगा। कोई और सल्यूट है वो अलग पार्टिकल देगा। यानी हर केस में ये फैक्टर बदलता रहेगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जब भी कोई सल्यूट एसोसिएट या डिसोशिएट होगा, वो पार्टिकल्स में टूटेगा या जुड़ेगा तो घट के या बढ़ के मिलेंगी। एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली हम कह सकते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हर बार चेंज होके मिलेंगी। इसी नंबर को डिफाइन कर दिया गया वैन हॉफ फैक्टर, जो सबके लिए बदलता रहेगा। सो दैट्स व्हाई नाउ वी कैन से कि एसोसिएशन या डिसोसिएशन के केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें बढ़ के या घट के मिलेंगी। एंड दैट्स व्हाई यहां पे हमने एक फैक्टर लगा दिया विच इज आई। दैट फैक्टर इज आई। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सल्यूट पार्टिकल के साथ साथ अब वैन हॉफ फैक्टर पे भी डिपेंड करती है। दैट इज कॉल्ड एज abnormalities in colligative properties. That is called as abnormalities in colligative properties. I हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? So I is observed colligative property divided by calculated colligative property. Observed will depend on final number of particles after association or dissociation. And initial particle will give you calculated. So calculated will be initial solute particles before or association or dissociation. हम ये भी कह सकते हैं कि अगर यहां पे एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, यानी पार्टिकल्स ना ही जुड़ रहे हैं, पार्टिकल्स ना ही टूट रहे हैं, जितने पार्टिकल हमने मिलाए उतने ही पार्टिकल हैं, सो वी कैन से कि कैलकुलेटेड एंड ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इक्वल होंगे, आई विल बी इक्वल टू 1। कैलकुलेटेड एंड ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इक्वल होंगी, आई विल बी इक्वल टू 1, जहां पे ना एसोसिएशन हुआ ना डिसोसिएशन हुआ। फॉर एग्जाम्पल हमारे सल्यूट जैसे सुक्रोज, ग्लूकोज, स्टार्च, इस टाइप के ऑर्गेनिक सल्यूट जिनका ना ही एसोसिएशन है ना ही डिसोसिएशन है, उनके लिए हम कह सकते हैं आई इज इक्वल टू 1। If there is dissociation, पार्टिकल्स टूट रहे हैं, पार्टिकल्स आयोनाइज हो रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट है, तो वहां पे हमें पार्टिकल्स बढ़ के मिलेंगे। पार्टिकल्स बढ़ के मिलेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ के मिलेगी। एंड इफ देयर इज एसोसिएशन, तो वहां पे हमें पार्टिकल्स घट के मिलेंगे, सो हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी घट के मिलेगी, आई विल बी लेस देन 1। और बच्चों तुम लोग को डेरिवेशन में नहीं जाना, अदरवाइज मैं डेरिवेशन भी कहा था, तुम डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख सकते हो कि फॉर एसोसिएशन आई इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, वेयर अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड n इज टोटल नंबर ऑफ आयंस। इससे मतलब नहीं है कि वो कैटायन है या एनायन है, n इज डायरेक्टली टोटल नंबर ऑफ आयंस। एंड अगर सल्यूट हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, दैट इज इफ अल्फा इज इक्वल टू 1, सल्यूट पूरी तरह से आयोनाइज हो रहा है 100%, सो आई विल बी इक्वल टू n। आई विल बी इक्वल टू n। ये बहुत काम का फॉर्मूला है कि किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जब तक क्वेश्चन ना बोले कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अल्फा निकालो, I is directly equal to total number of ions. Similarly, for association, I is equal to 1 plus 1 by n minus 1 multiplied by alpha. If alpha is equal to 1, then I will be equal to 1 by n. यहां भी n का वही मतलब है कितने पार्टिकल्स जुड़ रहे हैं, यहां का मतलब है कितनों में टूटा, और यहां पे मतलब है कितनों में जुड़ा। सपोज 4 पार्टिकल जुड़ गए तो n विल बी 4। सपोज टूट के 4 पार्टिकल दे रहा है, n विल बी 4। सो हमें बस डिसोसिएशन में देखना है कि कितने पार्टिकल्स में टूटा, एसोसिएशन में देखना है कि कितने पार्टिकल्स में जुड़ा। कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं तुम्हें। सपोज KCl, K4FeCN6
Na3PO4, okay, suppose acetic acid like that. अगर हमें इनके लिए निकालना है वेंट ऑफ फैक्टर, सो ये K और Cl दो में टूटेगा, सो वेंट ऑफ फैक्टर विल बी डायरेक्टली इक्वल टू 2. ये 4 पोटेशियम आयन और एक फेरोसाइनाइड कॉम्प्लेक्स वाला जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो नहीं टूटता है, सो I विल बी डायरेक्टली इक्वल टू 5. 4 पोटेशियम एक एनायन. यहां पे अगर देखें तो ये टूटेगा 3 सोडियम आयन एंड 1 फॉस्फेट आयन. एनायन हो या कैटायन हो, डायरेक्टली वी कैन से 4 आयन देगा, सो I विल बी 4. अगर देखें तो ये एक वीक एसिड होता है एसिटिक एसिड, सो ये एसिटेट और H प्लस आयन में टूटेगा. यहां पे I आ जाएगा 1 + 2 - 1 अल्फा, सो I विल बी 1 + अल्फा. तुम्हें क्वेश्चन में पढ़ के कहीं ना कहीं से ये इंडिकेशन मिल जाएगा कि क्वेश्चन में अल्फा 1 मानना है या अल्फा को 1 नहीं मानना है. अगर क्वेश्चन तुमसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन पूछ रहा है, दे रहा है, इसका मतलब अल्फा वहां पे 1 नहीं मानना है. अगर क्वेश्चन तुमसे सिर्फ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का कंपैरिजन कराना है तो डायरेक्टली हम अल्फा को 1 मान के I डायरेक्टली निकाल सकते हैं. क्योंकि ध्यान देना, सारी की सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अब दो बातों पर डिपेंड करती है, I एंड मोल ऑफ सल्यूट. अगर सल्यूट के मोल सेम है तो डायरेक्टली I पे कंपैरिजन होगा, अगर मोल्स अलग अलग है तो I मल्टीप्लाइड बाय मोल पे कंपैरिजन होगा. नाउ अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ती है यानी कि RLVP बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन बढ़ेगा, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन बढ़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा. करेक्ट. अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेंगी तो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रही है. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कब बढ़ेगी? जब I या मोल ऑफ सल्यूट बढ़े, यानी डिसोसिएशन हो जाए, I की वैल्यू बढ़ जाए या मोल ऑफ सल्यूट बढ़ जाए. यहां पे ध्यान देना कि वेपर प्रेशर में लोवरिंग कह रहे हैं, तो वेपर प्रेशर में लोवरिंग जितनी बढ़ेगी वेपर प्रेशर एक्चुअल में घट जाएगा. तो क्योंकि ये और फ्रीजिंग पॉइंट घटना दिखाते हैं, तो इन दोनों में बच्चों ध्यान रखना कि ये दोनों प्रॉपर्टीज अपोजिट चलती हैं. अगर क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है कहां पे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मैक्सिमम है, सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शुड बी मैक्सिमम. बट अगर क्वेश्चन पूछा है कहां पे फ्रीजिंग पॉइंट मैक्सिमम है, सो इन दैट केस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शुड बी मिनिमम. तो इन दो प्रॉपर्टीज का थोड़ा ध्यान रखेंगे कि रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का घटना दिखाता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का घटना दिखाता है, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का उल्टा चलेगा. कुछ बच्चों नीट के सवाल देख लेते हैं और बाकी सवाल की प्रैक्टिस आप लोग करेंगे. उम्मीद है सारे सवाल सॉल्व होंगे. अब बेरियम हाइड्रोक्साइड के डाइल्यूट सॉल्यूशन का हमें वेंट ऑफ फैक्टर बताना है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्वेश्चन ने बोल दिया. नहीं भी बोला होता तो हम एज्यूम कर लेते सारे के सारे सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल. सो बेरियम हाइड्रोक्साइड ग्रुप 2 का बेस है जिसका फॉर्मूला है BaOH होल ट्वाइस. ये आयोनाइज होगा बेरियम के एक आयन में एंड हाइड्रोक्साइड के 2 आयन में. सो डायरेक्टली हमारे पास वेंट ऑफ फैक्टर आ जाएगा, एक कैटायन 2 एनायन, वेंट ऑफ फैक्टर विल बी 3. वेंट ऑफ फैक्टर ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड विल बी 3. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन है, समझने का है कि हमारे पास दोनों का लिए बॉइलिंग पॉइंट गिवन है, x का ज्यादा है y से. ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन दैट केस? इक्विमोलर सॉल्यूशन x y. बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन भी ज्यादा होगा. बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन को लिख सकता हूं IKB मल्टीप्लाइड बाय मोलैलिटी फॉर x. ये ज्यादा होगा IKB मोलैलिटी मल्टीप्लाइड बाय y. ध्यान ये रखना बच्चों कि हमेशा जब भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नहीं बोलेगा लेकिन हम I कंसीडर करेंगे. सो हमें मिल गया I ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन I ऑफ y. बिकॉज इक्विमोलर कहा तो बाकी सारी चीजें सेम है, बचा क्या? I वेंट ऑफ फैक्टर.
तो x का वेंट ऑफ फैक्टर y से ज्यादा होना चाहिए। अब इसकी पॉसिबिलिटी सोचो, फिर स्टेटमेंट को पढ़ा जाएगा। x डिसोशिएट हो जाए 1 से ज्यादा, y ना हो 1, x डिसोशिएट ना हो y एसोशिएट हो जाए तो भी x का y से ज्यादा होगा। ध्यान दो कि डिसोशिएशन, नो डिसोशिएशन, एसोसिएशन एंड एसोसिएशन। सो यहां पे वेंट ऑफ फैक्टर 1 से ज्यादा है, यहां पे वेंट ऑफ फैक्टर 1 है, यहां पे वेंट ऑफ फैक्टर 1 से कम है। तो हम कह सकते हैं डिसोसिएशन वाले केस का वेंट ऑफ फैक्टर ज्यादा होगा नो डिसोसिएशन एसोसिएशन से, जिसका ज्यादा होगा एसोसिएशन से। तो x का y से ज्यादा होने के लिए या तो x यहां पे हो y यहां पे हो, या x यहां पे हो y यहां पे हो, या फिर x यहां पे है तो y इन दोनों में से कहीं भी हो चलेगा। चलो देखते हैं। y इज अंडरगोइंग डिसोसिएशन व्हाइल x, अगर y डिसोसिएशन होगा तो I1, x के लिए I1, ये हमारी सिचुएशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। x is undergoing dissociation is water, then x will be greater than 1. Molecular mass of x is greater than molecular mass of y. Molecular mass of x is less than the molecular mass of y. तो ये हमारी कंडीशन को मैच कर रहा है कि I is greater than 1 if x is undergoing dissociation. तो that will be the correct answer. And अगर मोलर मास की बात करें तो मोलर मास पे यहां कंपैरिजन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मोलैलिटी सेम है। मोलर मास वाला टर्म मोल में ही तो आएगा और मोल मोलैलिटी के अंदर आएगा, तो मोलैलिटी तो ऑलरेडी सेम बोली है। तो चाहे मोलर मास अलग हो चाहे मोलर मास अलग ना भी हो, दोनों केस में मोलैलिटी पहले से क्वेश्चन में सेम बोल दी गई है। अगर मोलैलिटी वाला टर्म बचता तो हम मोलर मास पे सोचते, यानी कि C is the correct option. We cannot comment about the molar masses. We cannot comment about the molar masses unless until we have the information of moles. मोल अलग अलग होते तो हम बोल देते जिसके मोल ज्यादा है उसका मोलर मास कम होगा। वन ऑफ द फॉलोइंग, अगेन देखो बच्चों, ध्यान रखना कि नीट में जब भी क्वेश्चन आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम मोलैलिटी सेम देते हैं। मोलैलिटी सेम है मतलब कि हमें सिर्फ और सिर्फ I पे कंपेयर करना है। लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना कि फ्रीजिंग पॉइंट लार्जेस्ट होने के लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शुड बी स्मॉलेस्ट, बिकॉज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फ्रीजिंग पॉइंट के घटने को दिखाता है, कम होने को दिखाता है। सो अगर हम देखें यहां पे वेंट ऑफ फैक्टर KCl का 2, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ग्लूकोज का ना एसोसिएशन ना डिसोसिएशन 1, ये 2 एल्यूमिनियम 3 सल्फेट वेंट ऑफ फैक्टर विल बी 5, 2 पोटेशियम 1 सल्फेट वेंट ऑफ फैक्टर विल बी 3। सो क्लियरली सबसे ज्यादा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा वेंट ऑफ फैक्टर जिसका सबसे ज्यादा है, और जिसका वेंट ऑफ फैक्टर सबसे कम है उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा। अगर क्वेश्चन पूछता कि डिप्रेशन सबसे ज्यादा किसमें है, आंसर वुड बी सी, बट क्वेश्चन ने पूछा है फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, तो जिसका डिप्रेशन सबसे कम है उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। करेक्ट आंसर वुड बी बी। तो ऐसे हमें डायरेक्ट वेंट ऑफ फैक्टर कंपैरिजन के क्वेश्चन नीट एग्जाम में मिलते हैं। इस टॉपिक के PYQs को सॉल्व करो, इस टॉपिक के कुछ और क्वेश्चन वेंट ऑफ फैक्टर कंपैरिजन वाले सॉल्व करके देखो, और वेंट ऑफ फैक्टर डायरेक्टली नंबर ऑफ आयन वाले क्वेश्चन ज्यादा मिलते हैं। तो उम्मीद करूंगा बच्चों वेंट ऑफ फैक्टर समझ में आया हो। ऐसे ही किसी और टॉपिक के साथ हम लोग दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहो, हंसते रहो, मस्त रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।